शुरू करें भाई। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, मुझे आज नैब से एक नोटिस आया था जिसमें काबीना के तहत सारे वज़ीरों ने एक लंदन से फंड्स आए थे, उसको साइन ऑफ किया था। और उसमें वो कहते हैं कि फ़ायदा हुआ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान हुआ, जो कि वजह बात है। और जिन जिन वज़ीरों ने साइन किया था, सारी काबीना ने साइन किया था, उसमें मेरा भी अप्रूवल था। लेकिन उसमें शीरीन मज़ारी साहिबा और मैंने क्वेश्चन रेज़ किए थे। शहजाद अकबर साहब ने प्रेजेंटेशन दी थी। वो फ़ंड जो थे 190 मिलियन पाउंड थे, जो कि मेरे ख्याल से 30 अरब रुपए बनते हैं। 30 अरब रुपए उन्होंने हमें आके कहा कि ये सील्ड एनवलप है, और सील्ड एनवलप के अंदर एक मुल्क उसमें इन्वॉल्व है जिधर से ये पैसे आने हैं, और उस मुल्क के साथ हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत, ये उनकी कहानी थी शहजाद अकबर साहब की, या उनकी स्टेटमेंट थी, या उन्होंने जो ब्रीफिंग दी कि हम इसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते वरना ताल्लुकात में ख़राबी आ सकती है, और इसकी बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं, वजूहत हैं, और इसको यहीं तय कर दें और इसी तहत वहाँ से जो पैसा आ रहा है वो यहाँ आ जाए। तो क्योंकि मैं भी कारोबार से वाबस्तगी रखता हूँ, और शीरी मज़ारी साहिबा ने भी, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से फवाद ने भी क्वेश्चन रेज़ किया था। उस क्वेश्चन के ऊपर वैसे ही बड़ी हमारे सवाल पे, मेरे सवालों में तो बहुत तकलीफ वैसे ही होती थी, तो उस सवाल पे मुनासिब नहीं था उनको आगे बताना। और क्योंकि पूरी कैबिनेट जो थी वो अग्रीड थी, उसमें एक और पोजीशनिंग ये थी कि मुझसे अभी डिप्टी डायरेक्टर नैब और डीजी नैब ने जो सवाल जवाब किए, उसके अंदर मुझे नहीं पता कि बाकी लोग क्यों इसको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई छुपाने की चीज़ है नहीं। और आज़म खान साहब के ताल्लुक से बात की, तो आज़म खान साहब को पता था एजेंडा आने से पहले, लेकिन आज़म खान साहब को जितना मैं जानता हूँ, वो पावर हंगरी हो सकते हैं, वो इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस रिलेटेड हो सकते हैं, उनका एटीट्यूड हो सकता है। लेकिन अगर मुझे आप आज भी पूछें कि वो उनकी पैसे की लेन देन में वो कहीं शामिल होंगे, तो मेरे लिए मुश्किल काम होगा ये कहना कि वो पैसे में इन्वॉल्व होंगे। मेरे हिसाब से आज़म खान साहब की पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं नज़र आ रही। लेकिन शहजाद अकबर साहब ने जो ब्रीफ किया और काबीना को कॉन्फ्रेंस में लिया, और काबीना के अंदर कोई इस पर डिबेट नहीं हुई, कोई डिटेल डिस्कशन नहीं हुआ, इसमें कोई कागजात प्रेजेंट नहीं हुए, और ये फिर एक मुल्क के सर के ऊपर रख के कहानी दी गई। और मेरा ये भी मानना है कि जिस तरह हमें कहानी सुनाई गई थी उस वक्त, इमरान खान साहब को भी उसी वक्त सुनाई गई, और बाकी जैसे मुतमईन हुए लोग वैसे ही वो भी मुतमईन हुए। और कैबिनेट का फैसला मेजॉरिटी के ऊपर होता है, तो कोई कैबिनेट में चीज़ साइन नहीं होती, कैबिनेट अप्रूवल होता है। तो मेजॉरिटी ने जो अप्रूवल दिया, उस अप्रूवल के तहत हम भी उसमें शामिल थे। अगर आज आप मुझसे सवाल करेंगे उस वक्त के तहत भी और आज के तहत भी, तो मेरा सवाल यही होगा कि ये बिला वजह एक गलत काम काबीना से करवाया गया। और अब क्योंकि शहजाद अकबर साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं, और ये बात काबीना के अंदर ही मैंने मीटिंग में कहा था, अगली मीटिंग में जब मेरा और शहजाद अकबर साहब का एक झगड़ा हुआ, तो मैंने इमरान खान साहब को उस वक्त भी कहा था कि ये मुल्क छोड़ के चला जाएगा। तो मैं तो रिकॉर्ड के अंदर सारी बातें कर रहा हूँ, और मैं तो इमरान खान साहब को उस वक्त भी बचा रहा था कि गलत लोगों के ऊपर ट्रस्ट ना करें, और आज भी वही काम कर रहा हूँ और आगे भी वही काम करता रहूँगा। लेकिन अगर आप उससे टेक्निकलिटीज़ के अंदर पूरी रीजनिंग पूछेंगे, तो बिल्कुल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के ख़जाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और यही वो थी, और मैंने फिर उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि अगर पुराने चेयरमैन की वीडियो लीक को अगर इन्वेस्टिगेट कर लेती नैब, तो ये बड़े आसान होते केसेस सॉल्व करना। तो मेरे ख्याल से मैंने ब्रैकेट्स बहुत कुछ कह दिए। कोई सवाल है आज भाई आप लोगों से? आजकल आपके पास खबरें बड़ी अच्छी होती हैं, ये बता दें कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम कब आ रही है? देखिए जी, मैं कुछ हफ्तों पहले चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन से मेरी कुछ महीनों पहले मुलाकात हुई थी, और मैंने उनको उस वक्त भी कहा था कि ये आने जाने वाले ओहदे होते हैं, और अल्लाह ताला ने आपको ज़रूर बनाया है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, लेकिन आप इमरान खान साहब के मरून मिन्नत थे, और एक ख़ास बैसाखियों पर, मसनूई बैसाखियों पर आप खड़े हैं। तो मैंने तो अपना टारगेट वहीं लॉक कर दिया था, फायर अभी की है। और अभी एक और आईनी होता है जो एक साजिश के तहत इस्तेमाल हो रहा है, और इमरान खान साहब को शायद उसका इल्म नहीं है, क्योंकि वो बहुत भरोसा करते हैं।
हो उधर भी मैंने टारगेट सेट किया, अभी लॉक करना और फायर करना बाकी है। तो साहब ये बता दें कि जो शहजाद अकबर साहब को रियाज को 90 मिलियन पाउंड का फ़ायदा दिया था, उसमें इमरान खान को क्या फ़ायदा हुआ और शहजाद अकबर को क्या फ़ायदा हुआ? देखिए जी, जिस कंपनी का ताल्लुक़ है 190 मिलियन पाउंड से, वो कारोबारी शख्सियत है और मैं भी कारोबारी हूँ। अगर मुझे 100 रुपये का फ़ायदा होगा तो मैं 5-10 रुपये तो दूंगा ना मैं मुफ्त में किसी का रवादार हूँ, ना कोई मुफ्त में मेरे लिए काम करेगा। तो शहजाद अकबर के केस के अंदर तो कोई पे ऑर्डर तो है नहीं, ना कत्ल की वीडियो होती है। इस मुल्क का अजीब अलमिया है कि कहते हैं कि रिश्वत को साबित कर दो। भाई जब वो इस मुल्क के अंदर था क्यों जाने दिया उसको? जब आपको मैंने एज अ वज़ीर आज़म और एज अ चेयरमैन ये भी बताया, काबीना के अंदर बताया कि ये मुल्क से निकल जाएगा, तब भी कोई जू नहीं रुकी। साहब अभी आप पेशी से होके आए हैं, तो आमतौर पर नैब की पेशी से लोग बड़ी परेशानी के हालत में बाहर निकलते हैं, आप मुस्कुराते आ रहे थे। और दूसरा इसी के साथ ये भी बता दें कि आप क्या नैब के साथ आपने इमरान खान के अगेंस्ट वादा माफ गवाह बनने का इरादा किया है या इमरान के खिलाफ जो है आपने गवाही देने का वादा किया नैब से? देखिए, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। नैब के अंदर आने से वो लोग घबराते हैं और परेशान होते हैं जिनके दामन पे दाग हो। अगर आपने 2 रुपए की ज़मीन लेके सरकारी 20 करोड़ रुपए की बेच दी है तो फिर आपको डरना भी चाहिए। ना तो मैं वादा गवाह बनने आया हूँ, ना मैं वादा गवाह बनूँगा, ना मैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ था, ना मैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हूँ, ना इमरान खान के ख़िलाफ़ होऊंगा। लेकिन उनके इर्द गिर्द साजिशी सांप खास कीड़े, अब शायद अल्लाह मियाँ ने, मेरी कोई हैसियत तो नहीं है, लेकिन अगले इलेक्शन तक उन सब की पॉलिटिकल सफाई के अंदर मेरा बहुत बड़ा हाथ होगा, किरदार होगा इंशाल्लाह। फैसल साहब ये बताइएगा कि जब आप ये बात करते हैं कि जी काबीना के अंदर भी आपने आवाज़ उठाई शहजाद अकबर के हवाले से, बाकी लोगों ने आवाज़ उठाई, इमरान खान क्या इतने मासूम हैं कि वो उनको कुछ भी पता नहीं चलता और वो ये सारे काम बेध्यानी में कर जाते हैं? ये घड़ी का मामला भी ऐसे ही हो गया, ये सारी चीज़ें वो इतने मासूम हैं? देखिए, इमरान खान साहब का आप इसको उनकी स्ट्रेंथ कह लें या उनकी वीकनेस कह लें, इमरान खान साहब अपने लोगों के ऊपर बेजा भरोसा करते हैं और बेजा भरोसा तो आजकल के हालात में आप अपनी औलाद पे भी नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि क्योंकि शहजाद अकबर साहब की बात में वेटेज इसलिए था कि शहजाद अकबर साहब बेस्ट फ्रेंड थे आज़म खान के, और आईबी भी उस टाइम की वही रिपोर्ट करती थी जो शहजाद अकबर साहब आज़म खान साहब को कहते थे, और दीगर एजेंसियाँ भी उस टाइम की। तो एक इंसानी फितरत है, आप सारे इतने सारे लोग खड़े हैं, अगर आप ये मुझे सारे के सारे कहें कि ये ग्रे नहीं ब्लैक है, तो मैं इंसान हूँ, मैं ये सोचूंगा कि शायद मैं गलत देख रहा हूँ या मुझसे कोई मिस्टेक हुई है। तो मैं इमरान खान साहब को ज़रूर ये बेनिफिट दूंगा कि वो भरोसा करते रहे और वो भरोसे के अंदर लॉबीज़ प्ले करती रही अपने अपने इंटरेस्ट के लिए। 11 बजे भी एक आदमी ने वही बात की, 12 बजे भी वही बात की, दूसरे आदमी ने 2 बजे भी वही बात की, 6 बजे भी बात की, आईबी ने रिपोर्ट भी वही पेश कर दी, किसी और एजेंसी ने भी वही रिपोर्ट पेश कर दी। तो कोई इंसान यकीन क्यों नहीं कर सकता? कोई आसमानी ताकत तो लेके इंसान आया बनी है। अच्छा, आपने एक बात की कि मामले में आपने कहा था कि मैं बहुत जल्द दिनों में हक़ाइक़ सामने लेके आऊँगा, एक तो उसमें भी आपको पेशरफ बता दें, और दूसरा 2 ख़ास और 3 बिचों के नाम साफ आप कब सामने लेके आएंगे? देखिए जी, मैं बड़ी हिकमत, बड़ी ज़िम्मेदारी और बड़ी तसल्ली से रोक के बैठा हूँ। इससे पहले तो पाकिस्तान और बैरून मुल्क वाले भी सो रहे थे जब अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ। एक स्टोरी आई कि जी रैंडम पुलिस ने चेक किया, शनाख्त नहीं थी, गोली चल गई, गोली लग गई और उनका इंतकाल हो गया। तो उस वक्त तो लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा कि जी मैंने किसी के कहने पे कर दिया है। तो मैंने कहा क्या था? मैंने 2 बातें कही थी। मैंने कहा था कि अरशद शरीफ साहब का प्लान्ड कत्ल क्लोज रेंज से मारा गया है, या गाड़ी से उतार के या गाड़ी में बैठ के मारा है, ड्राइवर की इन्वॉल्वमेंट है और कत्ल का मंसूबा पाकिस्तान में बना है, और ये जो मार्च होने वाला है ये खूनी मार्च होगा, इसमें खून ही खून होगा। तो मैंने गलत क्या कहा? और वो सब कुछ हो गया। तो अगर मैंने एक सही काम किया और मुझे ट्रोल कर रहे हैं तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे पहले तो ये ओपन एंड शट केस था, ठीक है। मेरे बहुत सारे यहाँ मुखालिफ अयाज साहब हैं, मेरी मुखालफत भी रही है उनके साथ एज जर्नलिज्म, लेकिन कुछ जगहों पर प्रिंसिपली जब ठीक चीज़ें हैं तो उस ठीक चीज़ों के अंदर इंसान है। आपके साथ भी मेरा तजुर्बा ऐसे ही था, लेकिन आज मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, सबकी करता हूँ, लेकिन इनकी करता हूँ। मेरी मुखालफत थी। मुखालफत होना, राय को डिफरेंट रखना, क्रिटिसाइज़ करना इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन आप किसी को ओपन एंड शट केस हुई का मेरा उसके साथ 10 साल का ताल्लुकात था। और जब मैं ताल्लुकात की बात कर रहा हूँ तो मैं कोई बेसलेस बात नहीं कर रहा। जब आज ज़रूरत पड़ेगी तो 2 ख़ास
तीन सांप और कीड़ों का जिक्र आएगा और मैं अगर एक हिकमत से एक जिम्मेदारी से काम कर रहा हूँ और वो फिर उस स्टेज तक नहीं रोक सका तो मैं बहुत देर तक रुकने वाला नहीं हूँ। फिर अगर मैंने अपने कंधे पे लेना है तो मैं आ जाऊँगा सामने। सर, जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक ही फायरिंग हुई है, इमरान साहब को गोलियां भी लगी था। मजीद आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, मार्च में और क्या क्या होने वाला है, किस किस को गोलियां लगी? देखिए जी, सबसे पहले तो आपको इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने ये पॉपुलैरिटी उस लेवल की दी हुई है और इज़्ज़त दी है और राइटली सो दी है कि एक तो इमरान खान साहब का मुकाबला और पीडीएम का मुकाबले में ये अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान का फ़र्क रखा हुआ है। एक इमरान खान साहब की मोहब्बत है जिसमें लोग उनके साथ खड़े हुए हैं और एक पीडीएम की नफ़रत है जो उनके साथ खड़े हैं। आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी से आपको अल्लाह ताला कामयाब करेगा। आपको क्या ज़रूरत है मार्च की? वो कौन सी वजूहत है, इसका फ़ायदा इस मार्च का किसको होना है? कौन वो लोग हैं जो इस जगह तक इमरान खान साहब को बंद गली में धकेल रहे हैं? इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को क्या होना है? पोस्टिंग और ट्रांसफ़र कोई भी हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? आज भाई ये दिक्का भाई है, कोई और दोस्त यहाँ खड़ा हुआ है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है किस चैनल से कौन आया है? मेरा प्रेस टॉक ले रहे हैं, कोई भी उसको रिपोर्ट कर दे। आर्मी को किसने चलाना है, आईबी को किसने चलाना है, पुलिस को किसने चलाना है, इससे मेरा क्या लुकआउट है? किसको बेनिफिट होना है? इन तारीख में क्या मकासद हैं? कौन हासिल करवाना चाह रहा है? ये कियोस क्यों क्रिएट हो रहा है? जो लीडरान सांप की सूरत में इमरान खान साहब के इर्द गिर्द खड़े हैं, जो उन्होंने कहा था कि हम लाखों लोग ले आएंगे, वो तो एक स्कूल की असेंबली के बच्चे भी नहीं जमा कर पा रहे। तो मैंने तो उसको भी कहा था, 5000 दफ़ा कहा था कि मेरे समेत कोई लीडर नहीं है इस पार्टी के अंदर, ना लीडर बनने की कोशिश करे। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करी, उन सांप, 3 सांप और 2 खास दिक्कत आई, उसका खास बेनिफिट है, वो क्यों नहीं नज़र आ रहा? अगर मैं रो रो के बोल के चीख के, अब तो मैं निकाला भी गया हूँ, लेकिन क्या निकालने के बाद भी मेरा काम ख़त्म हो जाता है? नहीं ख़त्म होता। मैं इमरान खान साहब के लिए काम कर रहा था, उनके विजन के लिए काम कर रहा था, और अब मैं समझता हूँ कि आइंदा इलेक्शन से पहले वो कई सांप और खास और कीड़ों को सफाया करना पड़ेगा सियासी तौर पर, और ये चीज़ें बिल्कुल गिर जाएंगी। अब आप, फवाद चौधरी मेरा दोस्त है, एक अच्छा पॉलिटिकल एक्यूमेंट रखता है, खान साहब को सही बात बता सकता है। अब वो भी एक चीज़ को डिफेंड करने आया, वो डिफेंड झूठ में हो गया, उस झूठ के लिए आपको 2 झूठ बोलने पड़े, अब 4 झूठ बोलने पड़ेंगे, अब 6 झूठ बोलने की नहीं ज़रूरत आपको अल्लाह ताला ने अवाम के अंदर यहाँ इज़्ज़त दी है, आपको क्या ज़रूरत है? जब अवाम आपको प्यार करती है तो छोटी चीज़ से मायूस और नाराज़ भी हो जाती है। बावड़ा साहब कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? मैं पीडीएम भी नहीं ज्वाइन कर रहा, ना कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर मेरा सियासी सफ़र इधर तक ही था तो इधर तक ही। वाडा साहब, ये बयान कीजिएगा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड, सर 190 मिलियन पाउंड की जो आप बात कर रहे हैं, ये जियो टीवी ने सबसे पहले ब्रेक किया था इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म होते हुए। अब आप आके ये सारी चीज़ें इमरान खान के खिलाफ बयान कर रहे हैं, क्या इसमें थोड़ी सी बदयानती आपकी नीयत में शामिल नहीं है? मैंने तो इमरान खान साहब के लिए, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा एक लफ्ज़ नहीं है जो इमरान खान साहब के लिए कहा हो। वो आपकी ज़रूर ख्वाहिश हो सकती है कि आप उसको रंग देना चाहें और स्पिन करना चाहें कि मैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया हूँ और मैं कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ हूँ, तो ऐसा नहीं है। मेरा उनका बड़ा प्यार और एहतराम और भरोसे का रिश्ता है, वो था, है और रहेगा। और जो 15 साल में मेरे इमरान खान साहब के बीच में जो भी बातें हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो अमानतन मेरे साथ ही ज़िंदगी भर रहेंगी। ना मैं उस ब्लड लाइन का आदमी हूँ, ना मैंने वो काम करना है, और ना मैं कोई बगावत करने जा रहा हूँ। मैं इमरान खान साहब के आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी के तहत मैं आया था, जो उन्होंने मुझे सिखाया, मैं वही काम कर रहा हूँ। उन्होंने खुद ही कहा है कि हम कीड़े नहीं हैं, हमें अल्लाह ने पर दी है, तो मेरी परवाज़ है, तो मैं तो अपने चेयरमैन के विजन के ऊपर चल रहा हूँ। अच्छा फैसल साहब, ये बताइए कि इमरान खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ, उससे पहले ही आप प्रिडिक्ट कर चुके थे राइटली। इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि उसकी जो FIR है वो वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला के साथ साथ ISI के एक अफसर के ऊपर भी कराई जाए। आप समझते हैं कि ये इक़दाम इमरान खान साहब का दुरुस्त है? जो तीनों अफराद हैं उनके ऊपर FIR होनी चाहिए, एक ये फरमा दें। दूसरा ये फरमाएँ कि इमरान खान साहब की स्टैब्लिशमेंट से सुलह के लिए भी आप कोशिशें कर रहे थे, वो कोशिशें किस नुक्ते पे आप आकर रुके? देखिए जी, जहाँ तक स्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक़ है, तो स्टैब्लिशमेंट के साथ ना वो कोई गैर आइनी हम डिमांड कर रहे थे, ना वो कोई गैर आइनी इक़दाम कर रहे थे। हम यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। 2 इदारों का असर रसूख और इज़्ज़त है, एक सुप्रीम कोर्ट और एक फ़ौज। उस असर रसूख से वो पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर स्टेबिलिटी और साथ बिठा सकते हैं, उनसे वो कहा जा रहा था। लेकिन जब रात को एक चीज़ सही हो जाती थी तो सुबह के दिन क्यों ख़राब हो जाती थी? कौन से वो लोग थे जो ये बात फीड करते थे?
اور کیسے فیڈ کرتے تھے اور کیوں فیڈ کرتے تھے کہ چیزیں خراب ہو جاتی تھیں. اسی طریقے سے جس ISI کے سینئر آفیسر کی بات آپ کر رہے ہیں, کہیں میڈیا بیپ نہ کر دے جنرل فیصل کی, تو ایک آپ کسی کو جانتے ہیں کراچی سے, اور اس افسر ایک غیرت مند افسر ہے, ایک غیرت مند آدمی, اس نے امن کے لیے پاکستان کے ہر جگہ پہ کام کیا, چاہے وہ کراچی ہو چاہے وہ بلوچستان ہو. اور میں نے خان صاحب کو جا کے یہ بات کی اور میں نے مشورہ دیا کہ آپ ہر چیز کو ڈائریکٹلی ڈیل کریں. آپ لیڈر ہیں, آپ کو لوگ پیار کرتے ہیں, تو جو لوگ آپ نے سانپ بھیجے وہ تو اپنا ریزیومے لے کے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں وزیر اعظم بنا دے اور عمران خان برا ہے. اور وہ مس انڈرسٹینڈنگ میں نے کلیئر کی, اور عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے کہا سر میں کل ملاقات آپ کی کروا دیتا ہوں. تو جب میں نے جنرل صاحب سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری کمانڈ ملک میں نہیں ہے, میرے باسز, میرے پاس اپروول نہیں ہے. اب جب وہ آ جائیں گے اپروول مل جائے گی تو میں مل لوں گا. جی میری بات ہوئی, ٹھیک ہے. میں نے یہ بات عمران خان صاحب کو جب صبح جا کے کی کہ ان کے باسز یہاں موجود نہیں ہیں, تو وہ جب آ جائیں گے ان کو اپروول مل جائے گی تو آپ سے مل لیں گے. تو عمران خان صاحب کو اس سے پہلے دو خاص میں سے ایک خاص نے فیڈ کیا اپنے خاص مقاصد کے لیے, اور انہوں نے مجھے کہا یہ تو پارٹی توڑنے آیا, یہ یوں بھی ہے, یہ یوں بھی ہے, فلانا بھی ہے, ڈھماکہ بھی ہے. تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ کو تو اتنی ڈیٹیلز پتہ ہی نہیں ہوتی, آپ تو اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں, آپ کو تو آپ ان چیزوں میں پڑھتے ہی نہیں. ہم تو ان کو گاڑی میں لے کے جب وزیر اعظم سے پہلے جاتے تھے تو ہم خود کہتے تھے سر اس دکان میں چلے جائیں. تو آپ تو یہ بھی نہیں پوچھتے تھے دکان میں سیکیورٹی کیا ہے, کون بیٹھا ہوا ہے, کیا کر رہے ہیں. آپ تو مست آدمی ہیں, مولا آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا توکل رکھنے والے آدمی ہیں. تو یہ سب فیڈ کون دے رہا تھا؟ یہ مخالفت اور یہ لڑائی کا ہمیں فائدہ کیا ہونا تھا؟ جس کو فائدہ ہونا تھا اور ہماری پارٹی میں جن کو فائدہ ہونا تھا وہ نام آئیں گے. اور اس کے بعد ان لوگوں کی بدولت, یہ دو خاص اور تین سانپ اور کیڑوں کی وجہ سے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے, ہمارے اداروں کو نقصان ہوا ہے, میری پارٹی کو نقصان ہوا ہے, میرے چیئرمین کو نقصان ہوا ہے. اور اس کے اوپر سو مچ سو کے تانے بانے عرصے شریف کے قتل سے بھی جا کے مل جاتے ہیں. That's not acceptable. We'll fight till the end. سامنے آتا ہے کہ آپ کی پریس کانفرنس کے بعد آپ کے خلاف پارٹی لیول پہ کارروائی کی, ایکشن ہوا. آپ کے ساتھ کون کھڑا رہا اس معاملے میں؟ کیا یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ کارروائی تھی جو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفکیشن ہوا, اور آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں, کیا پارٹی لیول پہ لے کے جا رہے ہیں دوسری, یا آپ نے ایکسیپٹ کر لیا یہ فیصلہ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے اب کیا معلومات ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک پارٹی کا جو مجھے ٹرمینیشن آرڈر ہے, کیونکہ اس میں میرے چیئرمین عمران خان صاحب کا سائن ہے ٹرمینیشن پہ, تو میں چیئرمین صاحب کے فیصلے کو بیک کرتا ہوں, اور میری استطاعت نہیں ہے کہ میں ان کے آگے اس کو چیلنج کروں یا کھڑا ہوں. چیئرمین صاحب کا سائن ہو گیا, مجھے انہوں نے میڈل دے دیا میری وفاداری کا اور ایمانداری کا, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. اس سے پہلے جو مجھے نوٹس ایشو ہوا تھا کہ میں اس کا جواب دوں, تو وہ اللہ ترلوں سے تو میں نے اپنی پوری زندگی ہاتھ نہیں ملایا, نہ میں کبھی سمجھتا رہا پارٹی میں کچھ, اور آج بھی کچھ نہیں سمجھتا, تو میں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. عمران خان صاحب نکالنے کے باوجود بھی کبھی زندگی میں سوال کریں گے, میں حاضر ہوں گا جواب دینے کے لیے. ان کو میری ضرورت آدھی رات کو اگر خدا نخواستہ ہوگی تب بھی میں کروں گا. اور کبھی کبھار آپ ٹھیک کام کر کے نکل جاتے ہیں, 5-10 سال بعد آدمی کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس نے میرے لیے صحیح کیا تھا. جب ریئلائز اگر ہوا تو ٹھیک ہے, لیکن میں کسی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی PDM کا حصہ بننے نہیں جا رہا. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان پر جلدی بھروسہ کر جاتے ہیں. نہیں, میں آپ کو اس کا کلیئر کر دوں, 4 وزیروں کی بھی ملاقات ہوئی اپنی اپنی وزارتوں میں, اور ان میں سے عمر ایوب صاحب تھے, چیف آف اسٹاف نعیم الحق صاحب تھے, میں تھا تیسرا, ایک کوئی وزیر ہے جو میں مس آؤٹ کر رہا ہوں, نام میں تو میں غلط نام دے دوں تو وہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں کوئی وہ ڈیلیگیشن تھا, شیخ مختوم ہیز ہائنس کا ڈیلیگیشن تھا, اس ڈیلیگیشن کے تحت ہم ملے تھے. اور PM آفس سے بھی فون آیا تھا کہ اگر آپ کی اویلیبلٹی ڈیلیگیشن دیکھ لیں. انہوں کو گناہ کا کام, غلط کام نہ اس وقت ہوا نہ آج ہوا, اور اگر وہ اتنا برا آدمی تھا اس ٹائم پر اور اتنا بڑا کرمنل تھا تو پھر IB اور باقی ایجنسی کو روک لینا چاہیے تھا. تو پھر تو آپ سوال ان سے کریں اس ٹائم کی IB سے. سر یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا عمران خان ایک اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا جو فائدہ دیا ملک ریاض کو, تو عمران خان نے نہیں پوچھا کہ القادر یونیورسٹی کے لیے اتنی بڑی زمین ملک ریاض نے کیوں دی, خیرات میں دی, کیا ہوا؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کوئی کاروباری آدمی تو نہیں, میں نے جیسے آپ سے کہا وہ بھروسہ کرتے ہیں, اور 42 وزیر ہیں اس کابینہ کے اندر. اگر 42 میں سے 2-3 نے ریزرویشن کی اور 39 نے اس کو اپروو کر دیا تو پھر ایڈوائزر کے کہنے پہ چلتا ہے نا, اور ایڈوائزر ہی بڑی سلطنتیں اور بادشاہت
गिरवा देते हैं। वो कभी भी बादशाह खुद नहीं होता। इमरान खान साहब की एहलिया ने हीरो का हार कबूल किया था मलिक रियाज साहब से, तो आप समझते हैं कि उनकी एहलिया में कोई प्रॉब्लम है या इमरान खान साहब में कोई प्रॉब्लम है कि जो मलिक रियाज से हीरो का हार लेते रहे और फ़ायदे लेते रहे? ऐसा साहब देखिए, इमरान खान साहब के साथ मेरा बड़ा इज़्ज़त, एहतराम और प्यार का रिश्ता था और है और रहेगा। मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं किसी किस्म की ऐसी कोई बात मेरे मुंह से निकले जिस पे मैं खुद भी आगे जाके शर्मिंदा हूँ। अच्छा, आप कहते हैं इमरान खान अपने ये लोगों पर बड़ी जल्दी भरोसा कर जाते हैं, आपने हमेशा उनको अच्छे मशवरे दिए, चीज़ों से आगाह भी किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आपकी बातें नहीं मानी। क्या वो आप पर एतमाद नहीं करते थे? और दूसरा, पीटीआई वाले इल्ज़ामात लगाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आपने वो प्रेस क्लब वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शुक्रिया जी। इसमें किस हद तक हकीकत है? देखिए जी, मुझे किसी ने मुझे ना कहा, मुझे इस्टेब्लिशमेंट क्या दो तीन चीज़ें इंसान को दे सकती है, या पीटीआई में पोजीशन देगी, वहाँ मैं जा नहीं रहा, ना उन्होंने रब्ता किया है, पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्यों करूँगा? मैंने ठीक काम किया और ठीक काम करता रहूँगा मैं। अभी आप किस स्टेज पे खड़े हैं? जितने ज़्यादा लोग थैंक यू।